हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वोल्केनो आईएएस के करंट अफेयर डिस्कशन में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डिफरेंट जो एडिटोरियल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वहाँ पे मेंशन हैं, उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। कोई शॉर्ट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें, फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, इसके बारे में अभी हमको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। बेसिकली बात बताई जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात सही है, ये कोई जजमेंट है या कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, कोई एक्ट है, कोई बिल है, उसका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन होता है जिस बेंच के द्वारा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं हमारी जुडिशरी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जिसमें अगर हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक्चुअली में जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं पहले काफ़ी कम हुआ करते थे। 2017 के समय में 55,000 थे। प्रेजेंट समय में जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं वो इंक्रीज होके 71,000 हो गए हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमारे जो CJI हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा है कि अभी एक जो बेंच है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश रहेगी। बाकी जो बेंचेज हैं, बाकी जो जजेज हैं, उनके द्वारा यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो वर्क है, लाइक द किसी की बेल से रिलेटेड है, कोई केस से रिलेटेड है, उन सब वर्क्स को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। और एक बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में यहाँ पे कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर इस्टेब्लिश रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की जिसके अंदर मिनिमम 5 जज हैं, वो होना ज़रूरी हैं कि कम से कम 5 जज हों और जो बैठ के डिसाइड करें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन? अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन वो बात है जिसके थ्रू गवर्नमेंट का कोई बिल हो, कोई कानून हो, ऐसा कोई कानून या बिल जिसके द्वारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 का वायलेशन हो, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, तो उन सब बातों को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा देखा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, एटलीस्ट 5 जज जिस बेंच के अंदर होने चाहिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिनिमम 5 जज होने चाहिए, मिनिमम 5 जज होने चाहिए जिस बेंच के अंदर में, उसको ये क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में यहाँ बोला जाता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड बात की जाती हैं। जिसके अंदर हम बात करें कि आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 क्या है कि जब प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस मांगी जाए कोई भी मैटर के ऊपर में, तो वहाँ पे रिलेटेड है आर्टिकल 143, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 145 है, वो मैंडेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस को यहाँ पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको पता लगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसमें मिनिमम जो स्ट्रेंथ है, जो जज लोगों की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मिनिमम 5 जज होने चाहिए। दूसरी बात हमको पता लगी, आर्टिकल 143 के थ्रू अगर कोई ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है 143 में, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी। इसके अलावा आर्टिकल 145 है जिसके थ्रू बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसको बनाने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। ये जो टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आया था आज से 2 या 3 साल पहले। मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में, मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है कि जो CJI हैं उनको यहाँ पावर होती है, CJI को पावर होती है
कि किसी भी जो पर्सन हैं उनको जो कौन से जो जज हैं, जो डिफरेंट जज होते हैं, जैसे अभी प्रेजेंटली जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ है वो 34 है, तो जजेस जो हैं उन जज लोगों को कौन सा केस अलॉट करना है ये सीजीआई के पास पावर होती है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो 4 जज हैं वो पब्लिक में आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो केसेज हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे हैं। आपको पता होगा 2018 के समय की बातें हैं ये। तो बेसिकली सीजीआई को यहाँ मास्टर ऑफ रोस्टर माना गया है। इसी वजह से आर्टिकल 145 में यहाँ बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या केसेज कौन से जो चीफ जस्टिस हैं, कौन से जो जजेस हैं उनको रेफ़र करना है, यहाँ पे जो सीजीआई के पास कम्प्लीटली पावर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अर्जेंट मैटर्स के लिए यहाँ कंटिन्यू वर्क चलता रहेगा। अभी रिसेंटली जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं जो इंक्रीज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कम्प्लीटली जो केसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो अभी रिसेंटली जो जिनकी पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है जुडिशरी के अंदर। अगर हम बात करें कि जो लोअर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी के अंदर बेसिकली जो पेंडेंसी है वो करोड़ केसेस के आसपास है, लाख करोड़ ऐसे केसेस वहाँ पेंडिंग हैं। एक रिपोर्ट तो ऐसा भी बताती है कि अगर इंडियन जुडिशरी कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर वर्क करे, थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू वर्क करे और जब भी 150 ईयर्स में कम से कम ये केसेस सोल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा शो करता है कि जो जुडिशरी है उसमें रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे जो जजेज की बात की गई है कि जज की जो संख्या है प्रेजेंट समय में जो 34 कर दी गई है। अब आपको पता होना चाहिए जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जज की जो संख्या है उसको इंक्रीज़ करने की जो पावर है वो किसको है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास कम्प्लीटली पावर है। पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे जजेज की जो संख्या है वो इंक्रीज़ की जा सकती है और ये वहाँ पे पार्लियामेंट को स्पेशल पावर है। जुडिशरी का सेपरेशन है हमारे यहाँ पे। बेसिकली हमारे जो 3 विंग्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट की 3 विंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, बट जो जजेज की संख्या इंक्रीज करने से रिलेटेड यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है। आपको पता होगा जुडिशरी से रिलेटेड जो जजेज के केस हैं, जिसके अंदर एक 4th जज केस है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था 2014-15 के समय में। उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, नल्लीफाई कर दिया NJAC को। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि बेसिकली NJAC का जो जजमेंट था उसके अंदर एक कंपोजिशन क्रिएट किया जा रहा था, जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा 2 पीपल अपॉइंट किए जाएंगे इस कमीशन में, 2 पीपल या 3 पीपल ऐसे कुछ अपॉइंट किए जाएंगे और उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किस जज को यहाँ पे जो प्रमोट करना है उस सब चीज़ों से रिलेटेड किन को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है। तो NJAC को कैंसिल कर दिया था क्योंकि वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका यहाँ वायलेशन हो रहा था। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताना, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिया ने जो विड्रॉ किया है, इंडिया ने जो लिया है, वो कहाँ से ड्रॉन किया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको ड्रॉन किया है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 के जो लास्ट में जो टेबल्स हैं उनको जाके एक बार अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से कंट्री के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो ली हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इट अबाउट द ज़ॉम्बी आइस से रिलेटेड है। ज़ॉम्बी जो वर्ड है उसका मतलब है, अगर हिंदी में इस वर्ड का मतलब करें तो मरा हुआ, जो मृत, जो जिंदा लाश होती हैं उनको यहाँ ज़ॉम्बी बोला जाता है। तो ज़ॉम्बी आइस मीन्स द डूम्ड आइस, वो जो डेथ आई है, आइस है जो बर्फ़ है उसी को बोला गया है। अभी रिसेंटली बताया गया है अभी रिसेंटली एक स्टडी के द्वारा कि ज़ॉम्बी आइस की वजह से जो यहाँ पे सी सरफेस है,
सी का जो लेवल है वो यहाँ पे अराउंड द 10 इंचेज के आसपास है, वो इंक्रीज हो सकता है। उसके बिहाइंड में रीज़न दिया गया है कि जोम्बी आइस बिहाइंड में है इसके, जो सी का जो यहाँ पे मीन सी लेवल है जिसका इंक्रीज करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं सी सरफेस के इंक्रीज होने के रिलेटेड। अभी जो स्टडी निकल के आई है वो ग्रीनलैंड से निकल के आई है कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है वहाँ आइस का जो मेल्टिंग होने की वजह से, जोम्बी आइस का जो मेल्टिंग होने की वजह से वहाँ पे जो सी का जो सरफेस लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा कि ग्रीनलैंड की तरफ है, ग्रीनलैंड का वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। बट आप देखिए कि जब ग्रीनलैंड के वहाँ जो सी का जो लेवल है, मीन सी लेवल है, वो राइज करेगा तो वो थ्रू आउट द और जगह भी आपको राइज करता हुआ आपको दिखाई देगा, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे अटलांटिक ओशन हो, या चाहे पैसिफिक ओशन हो। तो जोम्बी आइस एक डूम्ड आइस होती है जो बेसिकली यहाँ उसके बारे में बताया गया है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज में इसकी जो मेल्टिंग जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और कंटिन्यू इंक्रीज होने की वजह से जो सी लेवल है उसके अंदर राइज होगा। इवन साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा है कि जो डूम्ड आइस है, जो जोम्बी आइस है, इसको हम बेसिकली रोक नहीं सकते हैं, इसको हम नहीं रोक सकते हैं कि इसको बेसिकली यहाँ पे जो मेल्ट होने से जो रोका जा सके, ऐसी कुछ भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा जोम्बी आइस के बारे में, जोम्बी आइस किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है और किस तरीके से जो मीन सी लेवल है उसको इंक्रीज करने में यहाँ पे एक इम्पैक्टफुल हमारा जो अर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक इट अबाउट द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी के बारे में है। एनसीआरबी की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर जो डाटा आए हैं उसके अंदर बताया है वुमेन के ऊपर जो वायलेंस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमको एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स हैं वो शो करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से हमको चेंज की ज़रूरत है अगेंस्ट द वुमेन को यहाँ पे कम्प्लीटली उनके ऊपर जो वायलेंस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, जो हरेसमेंट उनको फेस करना पड़ रहा है इनसाइड द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, यहाँ पे इवन एट द वर्क प्लेस। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस के अगेंस्ट में जो गाइडलाइंस आई थी वो कौन सी गाइडलाइंस उनको बोलते हैं। 1997 में एक केस आया, केस के अंदर में बेसिकली उसके बाद में कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई, उनको बोला जाता है विसाका गाइडलाइन। विसाका गाइडलाइन के बाद में 2013 में जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस है उसको अबोलिश करने से रिलेटेड एक्ट पास किया गया कि हरेसमेंट नहीं होना चाहिए कहाँ पे, वर्क प्लेस पे किसी भी महिला के खिलाफ में। तो वो बेसिकली यहाँ पे वुमेंस के जो वर्क प्लेस पे सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए 2013 में गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट पास किया गया। 2013 में गवर्नमेंट की जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है उसको स्टॉप करने के रिलेटेड यहाँ पे कानून लाया गया। तो अब हम बात करते हैं एनसीआरबी की। हमने बात किया कि एनसीआरबी में जो डाटा हैं, जो ट्रेंड्स हैं वो शो कर रहे हैं कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो यहाँ पे क्राइम है वो इंक्रीज हुआ है, उन सब की हमने बात की। अब हम बात करें अगर एनसीआरबी की, एनसीआरबी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 1986 में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर हम एनसीआरबी की बात करें कि हमारे कंट्री में जो क्राइम का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके के वायलेंस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उन सब के बारे में हमको इन सब रिपोर्ट्स से पता लगता है। इन रिपोर्ट से जो एनालाइज होता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो क्राइम है वो इंक्रीज हो रहा है और कौन सा क्राइम है जिसके केसेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक बेसिकली डाटा बुक है जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। 1986 में उस समय में एक कमेटी बनी थी, कमेटी का नाम था टंडन कमेटी। टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन पे एनसीआरबी है उसको कॉन्स्टिट्यूट होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एज ए टास्क फोर्स के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको एक प्राइमरी जो डाटा कलेक्शन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश किया गया, जो क्राइम, क्रिमिनल्स
इन सब लोगों से रिलेटेड जो भी डाटा हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। NCRB लुक आफ्टर द CCTNS जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंटिंग ब्यूरो, वहाँ पे भी अपना डाटा है उसको कलेक्ट करती हैं कि केसेस कहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB है, वो रिपोर्ट है उनको रिलीज करती है, क्राइम इन इंडिया, प्रिजन स्टेटिक्स इन इंडिया एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। क्राइम, भारत के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, जो जुर्म हो रहे हैं, उनके बारे में बताता है। प्रिजन, जो हमारी जेल हैं, जेलों के अंदर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम 2-3 सिचुएशंस की बात करें हमारे जेल्स के अंदर, हमारे प्रिजन के अंदर, एक तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमारे जो इंडिया में जो जेल हैं, जो प्रिजन हैं, वो ओवर क्राउडेड हैं। ओवर क्राउडेड क्या होता है, किसी जेल कोई अगर प्रिजन है उसके अंदर अगर यहाँ पे 100 ही आप जो इनमेट्स हैं, जो 100 ही जो प्रिजनर हैं उनको रख सकते हो, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट संख्या है वो है 117। वो शो करता है कि यहाँ पे जो जो एक्यूरेट जो नंबर होना चाहिए, जो एक्यूरेट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रिजनर्स होने चाहिए उनका जो नंबर है वो हाई है, तो ओवर क्राउडिंग है। दूसरी, हमारी जो जेल हैं वो सैनिटाइज नहीं है, प्रॉपरली हाइजीनिक नहीं है, जेलों की जो सिचुएशन है, प्रिजन्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। थर्ड जो यहाँ प्रॉब्लम है वो यहाँ प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। क्या तो उनका केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, केस की पहली हियरिंग भी नहीं स्टार्ट हुई है, या उनके अगेंस्ट में कम्प्लीटली जो चार्जशीट है वो फाइल नहीं हुई है। अभी मैक्सिममली जो 60% के आसपास जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं, अभी अंडर ट्रायल फेज के अंदर ही हैं। तो ये भी एक जेल का यहाँ पे हमारे स्टेटस है। ओवर क्राउडिंग की फैसिलिटी है, इसके अलावा यहाँ ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, अनहाइजीनिक हैं, कस्टोडियल डेथ भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे प्रिजन्स के अंदर में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स, जो प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है या स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, इसके बारे में आप बताना। क्योंकि 2017 के समय में पंजाब के अंदर कुछ जेल ऐसी थी, कुछ प्रिजन ऐसी थी जिनका ब्रेक हुआ था, प्रिजन के अंदर प्रिजन को तोड़ के जो कुछ प्रिजनर्स भाग गए थे, तो उनके बारे में उस समय में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आया था कि जो प्रिजन हैं उनको जो एक सेम मैनुअल होना चाहिए जिनके थ्रू जो प्रिजन्स की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया, जिसके बारे में हमने उसके पॉइंट्स देखे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे ओपन प्रिजन वाला कॉन्सेप्ट है। ओपन प्रिजन क्या कॉन्सेप्ट है, ओपन प्रिजन के थ्रू यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है कि आप बाहर जाइए और वर्क करके आइए, कुछ जो भी आपको वर्क करना है, डेली एक्टिविटी करनी है वो करके आप शाम को वापस आइए यहाँ पे जेल के अंदर में। तो वो ओपन प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट था, जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था 2020 के समय में, उस समय में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आया था कि इंडिया के अंदर भी ओपन प्रिजन होने चाहिए, कुछ जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ओवर क्राउडिंग जो प्रिजन्स हैं, ओवर क्राउडिंग जो जेल है इंडिया की, वो एक काफ़ी बड़ा इशू है। इसके अलावा सुसाइड का इशू देखता है, एक्सीडेंटल डेथ के बारे में देखता है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो एक्सीडेंटल डेथ हैं वो अराउंड द 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास जो लोग हैं, जो हाईवेज़ के अंदर जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड, यहाँ हमारे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर पीपल्स हैं जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं अवेयर हैं, तो यहाँ इतनी डेथ हैं, 2 लाख के आसपास डेथ हर साल यहाँ रोड के ऊपर में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाती हैं। तो उन सब डाटाज को भी NCRB के द्वारा देखा जाता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द PM जन धन योजना से रिलेटेड है। PM जन धन योजना जो स्कीम है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है। सबसे पहली बात, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जिनके द्वारा जो कम्प्लीटली जो पैसा है, कम्प्लीटली जो मनी है स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है, तो उनको यहाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स बोला जाता है। अंडर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस
जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। अभी इसके 8 साल हैं वो कंप्लीट हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क पीएम जन धन योजना ने क्या किया? पीएम जन धन योजना ने फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको स्टार्ट किया है, लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन स्टार्ट हुआ है। फाइनेंशियल पेनिट्रेशन के बारे में आप क्या कहोगे? ऐसे रूरल एरिया, अनबैंकिंग सेक्टर वाले एरिया जहाँ बैंकिंग सेक्टर में नहीं थे, जहाँ के लोग, उन लोगों को भी यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है, उनको बैंकिंग सेक्टर के अंदर जोड़ा गया है। पेनिट्रेशन मींस ऐसे एरिया जो अनबैंक्ड एरिया थे वहाँ पे बैंक का उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। तो उन डीप रूटेड एरियाज़ के अंदर, उन रूरल एरियाज़ के अंदर यहाँ बैंकिंग एरियाज़ का पेनिट्रेशन हुआ है। वुमेन का एम्पावरमेंट एक काफ़ी बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से जो वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है वो उसके इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेन के एम्पावरमेंट में जन धन योजना ने, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जितनी भी स्कॉलरशिप हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, जो सब पेंशन हैं, कोविड रिलीफ फंड है, ये सब यहाँ पे बैंक के अंदर में कंटिन्यू आपके बैंक के अंदर में ये सीधा डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाता है। तो मिडल मैन की वजह से जो करप्शन लेवल था वो इंक्रीज होता था, जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती थी मिडल मैन की वजह से वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई हैं। बहुत सारा जो पैसा है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। एक्सचेकर के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड गिरता था वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अब जो भी पैसा सेंड किया जाता है वो कम्प्लीटली बैंक अकाउंट के अंदर पहुँचता है, जो भी बेनिफिशरी जो लोग हैं उनके पास में। अब हम अगर पीएम जन धन योजना की बात करें, पीएम जन धन योजना एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। 2014 में इसको लॉन्च किया गया। इसका जो मेन एम था फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, फाइनेंशियल सर्विस को लोगों तक पहुंचाना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को और फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपको एक पता होगा जन धन आधार मोबाइल, जन धन खाता जो आपका बैंक अकाउंट है आधार के थ्रू यहाँ लिंकिंग किया गया है। और मोबाइल के अंदर में मोबाइल की वजह से जो यहाँ पे बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लोग यूज कर पा रहे हैं। इसको एक ट्रिनिटी जेम के रूप में यूज किया गया है। यूपीएससी के द्वारा इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। जन धन, आधार और मोबाइल, ये एक जो तीन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, तीन जो टूल्स हैं, इनका जो संगम है, इसके थ्रू यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम मोबाइल के थ्रू यहाँ रूरल एरियाज़ में जो एक रिवॉल्यूशन के रूप में इन तीनों ने काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा अगर आपका जन धन अकाउंट है तो आप वहाँ पे ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट ये है कि अगर आपके बैंक में 0 पैसे हैं, बैंक में अमाउंट है 0 और आपको कुछ मनी चाहिए तो आप वहाँ से बैंक से निकाल सकते हो, बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी यहाँ अलाउ की है वो 10,000 अलाउ की है। जन धन योजना के जो अकाउंट्स हैं उसमें 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। 10,000 मनी आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल कवरेज भी दिया जाएगा, इसे इंश्योरेंस कवरेज भी यहाँ दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन धन आधार मोबाइल के अंदर हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है ये। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर लोगों तक पहुँचाना, जो महिलाएं हैं उनका एम्पावरमेंट करना, ऐसी काफ़ी ज़्यादा जो स्कीम्स हैं इनके थ्रू जो रूरल एरियाज़ में जो बेनिफिट पहुंचा है तो उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पूगा वैली। पूगा वैली बेसिकली हमारे जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसका जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे ये लोकेटेड है। साल्ट लेक वैली के पास ये लोकेटेड है, चांगथांग वैली के सिचुएटेड है। तो ये जियोथर्मल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूगा वैली के बारे में स्टूडेंट्स आप जाके यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियोस देखना, आप पूगा वैली सर्च करना, उसके वीडियोस आपको आएंगे। तो जियोथर्मल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली ONGC का जो है यहाँ पे पूगा वैली के अंदर इनका प्लांट है वो लगाया गया है, जियोथर्मल से रिलेटेड है। द रीजन इज नोन एज ए हब ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी विच इज नोटेबल इन द फॉर्म ऑफ द सल्फर एंड द बोरक्स डिपॉजिट्स।
सल्फर और बोरॉक्स डिपॉजिट के रूप में यहाँ जियोथर्मल का जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि आप जब पूगा वैली के वहाँ जियोथर्मल जो प्लांट्स हैं उनकी फ़ोटो देखोगे तो आपको वहाँ पे चिमनी देखने को मिलेगी। चिमनी से आपको लगेगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, बट स्टूडेंट्स वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। वो बेसिकली वहाँ जियोथर्मल प्लांट होने की वजह से जो वाटर वेपर बन के निकल रही है उसको वहाँ पे शो किया गया है। इट हैज़ शोन एज ए इमेंस अमाउंट ऑफ द मड पूल एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग के रूप में यहाँ देखा गया है। तो जियोथर्मल जो प्लांट्स हैं, जियोथर्मल जो एरियाज हैं इंडिया में, जियोथर्मल एनर्जी है उसको कैसे हार्नेस किया जाए, इन सब के बारे में काफ़ी जो एरियाज हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस, जैसे एक दिल्ली के पास में एक एरिया है सोना एक जगह है, सोना एंड तावड़ू नाम से एक जगह है, वो भी जियोथर्मल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ जो अर्थ की जो एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, जिसको मैक्सिमम यूज किया जा सके, मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेडिसिनल पर्पज़ के रूप में इसको यूज किया जा सके, स्किन डिजीज़ के क्योर के लिए इनको यूज किया जा सके। तो ऐसे जो एरियाज़ हैं जिनको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो जियोथर्मल एनर्जी को यूज करते हुए इंडिया के द्वारा जो एनर्जी की यहाँ डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पूगा वैली में जो जियोथर्मल प्लांट जो लगाया गया है ये इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट ये होगा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा पूगा वैली के बारे में। आप देखिए कि जो जियोथर्मल जो प्लांट है वो किस तरीके से यहाँ वर्क करता है कि कोल्ड वाटर यहाँ से पंप किया जाएगा और हॉट वाटर यहाँ पे एक आपको स्टीम के रूप में यहाँ पे आपको आउट होते हुए दिखाई देगा। तो ये जियोथर्मल प्लांट का जो बेसिक पर्पज़ है, जिसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे जो पर्पज़ हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, एनर्जी की फुलफिलमेंट के लिए जियोथर्मल प्लांट्स को यहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप इसके बारे में गूगल करना, इसके बारे में आप एक बार वीडियोज़ देखना, आपको समझ में आएगा कि पूगा वैली के अंदर किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो मड है, वो जो मेडिसिनल पर्पज़ से लोग उसको यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये पूगा वैली की कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से वो मड हैं, जैसे आपको ये फुमडीज़ की तरह दिखाई देगा। फुमडीज़ जो हमारे एक नेशनल पार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का हमारा एक नेशनल पार्क है। तो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये बेसिकली जो वाटर वेपर जो निकल रही है, जो हॉट वाटर है वो निकल रहा है, उसका ये वेपर है। तो इन सब के बारे में यहाँ पूगा वैली में आपको जियोथर्मल के लिए रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में देखा, पूगा वैली में जो ओएनजीसी का प्लांट लग रहा है उसके बारे में हमने देखा, पीएम जनधन योजना को 8 साल कंप्लीट हुए हैं तो उसकी जो इम्पोर्टेंस बातें हैं, जनधन आधार एंड द मोबाइल हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस का जो कवरेज है, उन सब के बारे में देखा। एनसीआरबी की जो कमेटी है, एनसीआरबी जो एग्जिस्टेंस में आया 1986 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द टंडन कमीशन। जोम्बी आइस के बारे में देखा, जिससे सी लेवल है वो राइज होगा ग्रीनलैंड के पास, इसको अभी रिसेंटली बताया गया है। ये जो सी लेवल है ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, जो 5 जज मिनिमम होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो बेंच होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू इन जो टॉपिक्स हैं इनको रीड कीजिए। तो आपको थैंक यू वेरी मच।